गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेट है वो 24 सितंबर 2020 है। और अगर हम बात करें कि ये जो वर्कशीट है वो कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान का जो उप विषय है अर्थशास्त्र की वर्कशीट नंबर 35 है। देखिए हमने 34 में जो पार्ट 3 है उसे स्टार्ट किया था, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, निर्धनता एक चुनौती के बारे में हम पढ़ रहे थे और ये जो वीडियो है 35 निर्धनता एक चुनौती का पार्ट 2 है। ठीक है, हम निर्धनता एक चुनौती को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगर हम देखते हैं कि हमने उस 34 जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि निर्धनता क्या है। देखो अगर निर्धनता के बारे में हम दोबारा से समझने का प्रयास करें तो आप सब जानते ही हैं, आप लोग अनजान है ही नहीं कि निर्धनता के बारे में आप सभी जानते हैं कि निर्धन व्यक्ति कौन होता है। और अगर एक सामान्य अर्थों में बात करें कि निर्धनता क्या है तो जिसके पास स्वच्छ पेयजल नहीं है, सफाई की सुविधाओं का अभाव है, नियमित रोजगार नहीं है, जिसके पास न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव है, असहायता की भावना जिसके साथ हमेशा लगी रहती है, वो क्या है, वह व्यक्ति निर्धन व्यक्ति कहलाता है या इसे ही हम निर्धनता कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी और निर्धनता के बारे में आप सभी भली भांति रूप से परिचित हैं। ठीक है, देखो अगर देखें हम आगे तो हमारे देश में निर्धन एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा ही है भारत में आपको हर जगह जगह पर ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके पास जो बेसिक नीड्स हैं यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनके पास उपलब्ध नहीं है। और देश की लगभग 21% आबादी, जो बहुत ही बड़ी संख्या है, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, यानी कि इन व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है या फिर इनके पास सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो खाली निर्धन ही नहीं है, उसके साथ और भी समस्याएं जुड़ी हुई, जैसे कि उसके पास बेरोजगारी है, यानी कि कोई रोजगार नहीं है, थोड़े बहुत दिन काम मिलता है थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद हट जाते हैं, और कुछ पैसा आया जिससे क्या होता है, बस पेट भरने लायक भोजन मिल जाता है और कभी कभी तो वो भी पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, निरक्षरता है, यानी कि पैसे नहीं है तो वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता और ना ही खुद शिक्षित हो पाता है। खराब स्वास्थ्य है, यानी कि पैसे नहीं है तो वो अपनी जो अगर देखभाल है वो नहीं करा पाता। अच्छा खाना ना मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाता है। देखो, खराब स्वास्थ्य या कुपोषण, ठीक है, खाना अच्छा नहीं मिलता है ना खुद को ना बच्चों को, तो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा बीमार रहने लगते हैं। बाल श्रम, अब क्या होता है, अगर एक परिवार है जिसके 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या होते हैं, अगर उसके पास अच्छे काम करने के साधन नहीं है या इतनी कमाई नहीं है कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, तो क्या होता है कि जब उसके बच्चे थोड़े से भी बड़े होते हैं तो वो क्या कर देता है, उन्हें किसी छोटे मोटे काम पर लगा देता है। क्यों, पैसे तो इतने हैं नहीं कि बच्चों को पढ़ा लिखा सके, इसीलिए ही वो क्या कर देते हैं, उन्हें किसी छोटे मोटे काम पे मजदूरी पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ी बहुत अर्निंग उनकी हो जाती है। असहायता, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता उन्हें करने को नहीं मिलती है। और सामाजिक अपवर्जन, यानी कि उन्हें जो समाज है उसमें अलग थलग सा महसूस कराया जाता है और उनके साथ हमेशा असुरक्षा की भावना जुड़ी रहती है। यानी कि निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हैं और ये समस्याएं निर्धनता के साथ साथ पैदा होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार, जो अंतर्राष्ट्रीय, हमने भारतीय निर्धनता रेखा देखा था ना कि गांव में अगर 2400 कैलोरी से कम युक्त भोजन वो करता है तो वो क्या है, निर्धनता रेखा के नीचे है। और अगर शहरों की बात करें भारत के, तो भारत के शहरों में 2100 कैलोरी से नीचे अगर कोई भोजन लेता है तो वो क्या है, वो भी गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की बात करें, ये भारतीय निर्धनता रेखा की बात थी, और अगर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की बात करें तो उसके अनुसार प्रति व्यक्ति, यानी कि हर एक व्यक्ति के $1.9 प्रतिदिन से कम जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाता है। $1.9 का मतलब है, $1.9 देखें तो $1 में 70 या 75 रुपये होते हैं। ठीक है, यानी कि 100 या ये हो जाएगा आपका 125-130 के लगभग हो जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति 130 या 125 रुपये प्रतिदिन से कम जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाता है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति जो होता है वो निर्धन माने जाते हैं। ठीक है, अगर इससे कम आपको एक दिन में पैसे आप कमा रहे हो तो आप क्या माने जाओगे, आप निर्धन माने जाओगे।
इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जो भी भारत की सीमा के आसपास हैं वो कौन से, वो क्या कहलाते हैं? भारत के पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो $1.9 प्रतिदिन के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत जो है अपने पड़ोसी देश से भी पीछे है। यानी कि पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%। अगर गरीबी रेखा देखें तो भारत के देश का देखा ना हमने 21% जो आबादी है वो निर्धनता रेखा के नीचे है। उसी तरह से पाकिस्तान में 4% है, बांग्लादेश में 15% है, श्रीलंका और चीन में सिर्फ 1% जो है कम निर्धन लोग हैं। लेकिन भारत में कितने हैं? 21% आबादी जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे है, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे भी भारत कहीं आगे है निर्धनता में। ठीक है, अब देखते हैं असुरक्षित समूहों की बात करते हैं कि असुरक्षित समूह क्या होते हैं। देखो, जो निर्धनता रेखा भी भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। यानी कि जो निर्धनता रेखा है, यानी कि जो लोग निर्धन हैं वो सभी सामाजिक समूहों में और आर्थिक समूह वर्गों में, जो आर्थिक वर्ग है और सामाजिक समूह है उनमें जो है ये निर्धनता रेखा वो समान नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके अंतर्गत भी भेदभाव है। ठीक है, अनुसूचित जाति देखो, यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के जो परिवार हैं और ग्रामीण भूमिहीन कृषक हैं, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है, और श्रमिक परिवार है, यानी कि जो श्रम करते हैं, या नगरीय अनियमित मजदूर है, जो मजदूर होते हैं, परिवार जो होते हैं निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। यानी कि जो इनके परिवार हैं वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित है। इसका कारण क्या है? देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसी कारण से आपने देखा होगा ना, इसी कारण से इन्हें आरक्षण देती है सरकार, ताकि ये जो है अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। ठीक है, लेकिन आज भी इनके साथ बहुत हद तक भेदभाव किया जाता है। इसी कारण जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो परिवार हैं ये भूमिहीन कृषक श्रमिक परिवार हैं, यानी कि जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं, या अनियमित नगरीय अनियमित मजदूर, यानी कि जिसके पास कोई भी नियमित रोजगार नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए उन्हें रोजगार मिलता है, उसके बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता, के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। यानी कि इनके ये जो होते हैं ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होते और इन्हें कभी रोजगार प्राप्त होता है और कभी नहीं होता। इसीलिए क्या है, ये असुरक्षित समूह की श्रेणी में है जो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। ठीक है, निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। यदि देखा जाए कि गरीब परिवार है, यानी कि एक निर्धन परिवार है, अगर उस परिवार को देखा जाए तो उस परिवार में, यानी कि निर्धन परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। ऐसा कैसे? देखो, जो महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं या बच्चियां होती हैं को परिवार में उपलब्ध साधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। देखो, अगर एक परिवार है, एक परिवार के 2 या 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़का है और 2 लड़की हैं, या 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, तो और वो परिवार बहुत गरीब है, लेकिन एक बच्चे को ही अगर वो पढ़ा सकता है तो वो सिर्फ अपने लड़के को पढ़ाएगा और लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, और अगर महिलाओं की देखा जाए तो अगर महिलाएं हैं तो जो खाना बनता है, अगर कुछ अच्छा खाना बनेगा तो हमेशा पुरुषों को या लड़कों को पहले दिया जाएगा, और जो अगर बचेगा तो महिला खाएगी, वरना जो वो महिला होती है उसे वो खाना नहीं मिलता है। वृद्ध लोग होते हैं, जब बीमारी का सामना करते हैं और परिवार गरीब है तो क्या होता है, उनकी देखभाल अच्छी तरह से वो नहीं कर पाते। और जो बच्चियां होती हैं, यानी कि अगर कुछ संसाधन है घर में तो हमेशा बच्चियों की, यानी कि लड़कियों की अनदेखी करके लड़कियों को वो संसाधन दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि गरीब परिवारों में भी देखें तो जो महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं और बच्ची होती है, इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है और इनकी स्थिति जो होती है गरीबों से भी गरीब की होती है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें निर्धनों में निर्धन कहा जाता है। यानी कि निर्धन तो ये पहले से ही है, लेकिन जो संसाधन इन्हें मिल सकते हैं वो भी इन्हें नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब देखो निर्धनता के कारण क्या है। अगर हम निर्धनता के कारण देखें तो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासक, यानी कि जब ब्रिटेन, यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे और अंग्रेजों ने भारत के ऊपर राज किया था, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया गया, यानी कि पैसे का शोषण किया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ से लूट कर वो जो सारा पैसा था वो कहाँ पर ले जाते थे? वो ब्रिटेन ले जाते थे। इसलिए भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक
कारण है। यानी कि भारत में क्या है, पहले भारत बहुत अमीर था, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो भारत में आए और सब कुछ लूट कर कहाँ ले गए, ब्रिटेन को ले गए। ठीक है, यानी कि जो अगर निर्धनता की बात की जाए भारत में, तो निर्धनता का जो सबसे मेन कारण है वो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। ठीक है, जिसमें पारंपरिक हस्त शिल्पकारी को नष्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, देखो जब तक अंग्रेज यहाँ पर नहीं आए थे तो यहाँ पर क्या था, हाथ से बुनाई यानी कि हाथ से कामों की बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। आपने देखा होगा कि पहले जो थे, जो कपड़े की बुनाई थी वो भी चरखे से की जाती थी। ठीक है, यानी कि जो हाथ की कला थी, वो व्यक्ति हाथ की कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। और जब अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने साथ क्या लाए, मशीन लाए। मशीन के कारण क्या हो गया, कपड़ा बनना बहुत जल्दी बनने लगा और सस्ता भी बनने लगा। इसके कारण क्या हुआ, जो हाथ से काम करते थे उनका व्यापार जो था बिल्कुल नष्ट हो गया और मशीन के कपड़े की मांग बढ़ने लगी, जिस कारण क्या हुआ कि जो हस्तशिल्प कारीगर थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए और उन लोगों का काम पूरी तरह से नष्ट हो गया। और लोग किस तरह का काम करने लगे, मशीनों के द्वारा यूज होने वाले मशीनों के कार्य को लोग अपनाने लगे। इसलिए जो हमारी पारंपरिक हस्तशिल्प कारी थी वो पूरी तरह से अंग्रेजों के आने के कारण नष्ट हो गई और जो यहाँ वो लोग थे जो हस्तशिल्पकार में लगे हुए थे वो बेरोजगार हो गए। ठीक है, और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि विकास की धीमी दर, यानी कि अगर देखा जाए कि विकास जैसे जैसे हो रहा था उसकी जो दर थी बहुत ज़्यादा धीमी थी, 1980 के दशक तक जारी रही। यानी कि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में जो नुकसान करके गए थे उसके कारण हमारे जो विकास की दर थी बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी। और ये जो थी, हमारा देश जो था 1947 में आज़ाद हो गया था। ठीक है, अंग्रेज यहाँ से चले गए थे 1947 में। 1947 के बाद 1980 तक भी, यानी कि जब अंग्रेज चले गए थे तब तक भी 1980 तक भी विकास की जो दर थी भारत में बहुत ज़्यादा धीरे हुई, यानी कि बहुत तेज़ी से भारत में विकास नहीं हो पाया, जिस कारण क्या था, गरीबी बढ़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारण रहा। आय की वृद्धि दर गिरी, यानी कि जो आय में वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि होने की जगह क्या हुआ, कम होती चली गई। अंग्रेज चले तो गए लेकिन जो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी, यानी कि जो उन्होंने देश को पूरी तरह से लूटा था, बर्बाद किया था, उसकी जो छाप थी वो अभी भी दिखाई दे रही थी। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। यानी कि अब क्या हुआ, जब अंग्रेज चले गए थे उसके बाद क्या हुआ था, चिकित्सा सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब चिकित्सा सुविधाएं बढ़ने के कारण क्या हुआ, जनसंख्या जो बच्चों की मृत्यु दर थी और बड़ों की मृत्यु दर थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। यानी कि जनसंख्या क्या थी, बहुत तेजी से बढ़ने लगी। भारत में जन्म दर तो शुरू से ही थी, लेकिन जन्म दर के साथ साथ क्या था, मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या हो गया था, जन्म दर तो वही रही लेकिन चिकित्सा सुविधाएं आने के कारण मृत्यु दर में बहुत तेजी से कमी आई, जिसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई। जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अब इन दोनों कारणों से यानी कि आपकी आय में वृद्धि नहीं हुई लेकिन जनसंख्या की दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इन दोनों कारणों ने प्रति व्यक्ति आय की समवृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है जो बढ़ रही है उसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया और रोजगार के अवसर में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। यानी कि जो रोजगार व्यक्तियों को मिलने चाहिए थे वो रोजगार नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक तो विकास दर बहुत ज़्यादा धीमी थी और दूसरा जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण या निर्धनता का चक्र बना रहा है। यानी कि आर्थिक प्रगति में बढ़ावा जो था और जनसंख्या के नियंत्रण में असफलता, यानी कि आर्थिक प्रगति भी नहीं बढ़ पाई और जनसंख्या के नियंत्रण भी नहीं हो पाया। इसके कारण निर्धनता का चक्र जो था वो ऐसे का ही ऐसा ही बना ही रहा। ठीक है, भूमि और जो अन्य संसाधन के असमान वितरण के कारण आय की असमानताएं बढ़ी। अब क्या था, भूमि जो थी आपने देखा होगा कि किसी के पास आज भी इस तरह से है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा एकड़ों एकड़ों भूमि है और किसी के पास एक अपना खुद का घर भी नहीं है। यानी कि ये क्या है, जो संसाधन है उसका असमान वितरण है। ठीक है, और आय की असमानताएं, कोई जो होता है प्रति महीने 1000 रुपये भी नहीं कमा पाता है और कोई जो होता है एक दिन में भी लाखों रुपए कमा लेता है। ये सब क्या है, ये आय की असमानता है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, जो संसाधनों का वितरण है, संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि संसाधन जो है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से नहीं मिल पाए हैं और आय जो है वो भी सभी व्यक्तियों के समान रूप से नहीं है। भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के
आयोजनों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। आपने देखा होगा कि जो भारत के लोग होते हैं वो सामाजिक दायित्व यानी कि जैसे शादी विवाह होता है, कोई भी समारोह होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जो काफ़ी हद तक वेस्ट को बढ़ावा देता है। और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं यानी कि धर्म से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों, गरीबों को ना देकर बल्कि क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों पर पैसा वेस्ट किया जाता है। अगर किसी के पास पैसा है तो वो गरीबों को नहीं देगा बल्कि क्या करेगा, कोई पार्टी रख लेगा, कोई मंदिर या मस्जिद बनवा लेगा, गुरुद्वारा बनवा लेगा, पर वो गरीबों में किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं करता। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो दूध होता है वो किसी गरीब को नहीं देंगे लेकिन जाकर मंदिर में चढ़ा देंगे और जो नालियों में बह जाता है। ठीक है, होगा फिर जो क्या होता है, वो जो दूध होता है वो नाली के साथ बह जाता है, नालों में बह जाता है। गरीब को ना देकर इन सभी चीज़ों पर पैसे वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश आबादी जो है वो कृषक है, यानी कि कृषि। भारत का आज भी बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है और उससे जुड़े कार्यों में लगी हुई है। ठीक है, किंतु कृषि में जोत के आकार बहुत छोटा है, यानी कि जो खेत होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो परिवार है, परिवार क्या होता है, जैसे कि एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं, तो आगे उसकी संपत्ति का क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गई। ठीक है, एक खेत 2 भागों में बट गया। अब क्या हुआ, उन दोनों के भी 2-2 पुत्र हुए या 2-2 पुत्र हुए, तो क्या हुआ, उनके भी जो छोटा सा एक भाग बचा था वो भी 2-2 हिस्सों में विभाजित हो गया। तो इसी कारण जो हुआ, जो खेत थे उनका आकार बहुत छोटा होने लगा। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी उसी तरह से खेतों का आकार बहुत छोटा होने लगा। और जो पुराने तरीकों से जीवन यापन की कृषि की जाती है, आज भी क्या है, जो नई तकनीकें हैं, नई सुविधाएं हैं, वो नहीं अपनाई जाती बल्कि जो कृषि है वो पुराने तरीकों से ही की जाती है। और जो लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि क्या क्या नई सुविधाओं के द्वारा हम कृषि में अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। और जो कृषि के कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है, यानी कि किसानों के पास इतना पैसा नहीं रहता कि कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। छोटे किसानों को बीज खरीदना होता है, उर्वरक खरीदने होते हैं, कीटनाशक खरीदने होते हैं, जैसे कृषि आगातों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, यानी पैसों की जरूरत होती है अगर उन्हें बीज खरीदने हैं, उर्वरक खरीदने हैं, कीटनाशक खरीदने हैं। लेकिन क्या होता है कि जो निर्धन व्यक्ति है वो कठिनाइता से ही बचत कर पाता है, यानी कि उसके पास इतनी बचत नहीं हो पाती साल भर में कि वो इन सब चीज़ों पर पैसे लगा सके। फिर क्या करता है, वो इन कार्यों के लिए कर्ज लेता है। अब क्या होता है, कर्ज लेने के कारण निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण, यानी कि वो भुगतान नहीं कर पाता। कर्ज लेने के लिए कर्ज तो लेता है लेकिन निर्धनता के कारण वो क्या होता है, इतना समर्थ नहीं हो पाता कि वो उस कर्ज को वापस कर सके। फिर वो क्या करता है, उस कर्ज को वापस करने के लिए पूर्ण ऋणग्रस्त हो जाता है, यानी कि उस कर्ज को उतारने के लिए वो दूसरे व्यक्ति से दोबारा से कर्ज लेता है। ठीक है, और क्या होता है, इसी तरह से वो कर्ज के जाल में फंस जाता है। और जो कर्ज होता है वो अधिकतर वहीं से व्यापारियों से लिए जाते हैं, साहूकारों से लिए जाते हैं, जो उसके ऊपर जो उसका ऋण होता है उसके ऊपर उसका ब्याज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता के कारण परिणाम दोनों हैं, यानी कि जो ऋण लेते हैं वो ऋण के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं और जिसके कारण क्या होते हैं, वो और अधिक निर्धन होते चले जाते हैं। ठीक है, देखो इसके प्रश्न उत्तर दिए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। अगर हम पहला प्रश्न देखें तो पहला प्रश्न देखते हैं कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण। देखो हमने इसके कारण देखे थे। देखो अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में हमने देखा था कि पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15% और श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम लोग निर्धन लोग होते हैं। लेकिन भारत क्या है, भारत में 21% जो आबादी है वो निर्धनता रेखा के नीचे है। इसके कारण देखो हमने निर्धनता रेखा के कारण देखे थे कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के द्वारा जो आर्थिक शोषण किया गया था वो भारत की निर्धनता का एक ऐतिहासिक कारण है। ठीक है, और फिर और देखा था हमने विकास की जो दर है बहुत ज़्यादा धीमी हुई है और आय में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई है और इन दोनों के कारण जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें समृद्धि दर बहुत कम हुई है, रोजगार के अवसर पर्याप्त रूप से वृद्धि नहीं हो पाई है, आर्थिक प्रगति को बढ़ाने में असफलता हुई है और जनसंख्या नियंत्रण करने में भी असफलता हुई। ये निर्धनता का चक्र बना रहा है। ठीक है, इसके कारण थे और भूमि और अन्य संसाधनों का जो है वो समान वितरण के कारण भी आय की असमानताएं बढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर प्रश्न 2 देखें तो असुरक्षित समूह किन्हें कहा जाता है। प्रश्न 2 है कि असुरक्षित समूह किन्हें कहा जाता है। देखो अगर असुरक्षित समूह की बात करूं तो असुरक्षित समूह जो है वो निर्धनता रेखा में भी भारत के सभी सामाजिक और
आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। देखो, असुरक्षित समूह है जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार सर्वाधिक जो क्या है वो असुरक्षित है। और इस प्रश्न 3 है कि निर्धनों में निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों। देखो, हमने अभी देखा था ये कि निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाई का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, वृद्ध हो गए, बच्चियां हो गई। परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इन्हें निर्धनों में निर्धन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सभी को समान रूप से वितरित कर पाए। इसीलिए जो भारत एक पुरुष प्रधान समाज है, इसीलिए जो पुरुष है उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए अगर परिवार में 2 चीज़ें हैं और 3 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़की है तो दोनों लड़कों को दिया जाएगा, या अगर एक लड़का है और एक पिता है तो उन दोनों को दिया जाएगा। जो उसकी महिला माता है या फिर उसकी बहन है, उनको वो जो संसाधन है उस तक उसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। ठीक है। प्रश्न अगर 4 देखें तो प्रश्न 4 है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना। अगर हम औपनिवेशिक शासन की बात करें कि जो औपनिवेशिक शासन है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश उपनिवेश शासन द्वारा आर्थिक शोषण किया गया भारत का, इसलिए भारत में निर्धनता का ये ऐतिहासिक कारण है, जिसमें क्या किया, पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। ठीक है। अच्छा देखो, उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कैसे किया गया। क्या हुआ, जो ब्रिटेन था वो क्या करता था, अंग्रेज थे वो क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, बने हुए सामान को, कच्चे माल को भारत से ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल को भारत में आकर बेचते थे। लेकिन यहाँ पर वो किसी भी प्रकार का जो उद्योग अगर कोई व्यक्ति लगाता था तो उसे कोई भी सहायता प्रदान नहीं करते थे, बल्कि जो अंग्रेजी वो चाहते थे कि जो अंग्रेज चाहते थे कि जो ब्रिटेन से बनी हुई वस्तुओं को ही यहाँ पर बेचा जाए। अगर प्रश्न 5 देखें तो भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। एक है कि निर्धनता रेखा पे भारत के सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों को एक समान नहीं मिलती है, और औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण जो है वो भारत का निर्धनता का कारण रहा है, और विकास की धीमी दर भी निर्धनता का कारण रही है। रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई है, आर्थिक प्रगति दर को बढ़ाना और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण भी निर्धनता का चक्र रहा है। भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण के कारण भी आय की असमानता बढ़ी है, जिसके कारण निर्धनता बढ़ी है। लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजनों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि और उससे कार्य में जुड़ी हुई है। ठीक है। और कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव होता है, और जो होते हैं ये कीटनाशक के लिए क्या करते हैं, ये इन सब कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और फिर पूर्ण कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न नंबर 6 देखें तो प्रश्न 6 है कि ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण बना हुआ है। देखो, जो ऋण जाल है, किसान क्या करते हैं, छोटे किसान जो होते हैं वो बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आयातों की खरीद के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो कृषि के कार्य के लिए पूंजी का अभाव होता है इनके पास, और पुराने तरीके धनराशि की जरूरत होती है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई हुआ बचत कर पाता है, इसलिए उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो बीज, उर्वरक और कीटनाशक को खरीद सके। वे इस कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि बचत नहीं हो पाती तो भुगतान भी नहीं कर पाते, और भुगतान करने के लिए वो फिर क्या होते हैं, वे फिर से कर्ज लेते हैं, जिससे क्या होते हैं, पूर्ण ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। ठीक है। और जो आपके विचार इसमें लगते हैं वो आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो था ये निर्धनता एक चुनौती जो था, ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें हमने आज सेकंड पार्ट किया है, और इससे आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।